वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी डेट है 27 सितंबर। इसमें आपको 27 सितंबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ जो जो हमें प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे। कैसे आपने इसके नोट्स बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे ये नंबर्स हैं, कॉल करो इनको तसल्ली से, और सारा कुछ इसमें से जो भी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को पीडीएफ से लर्न होता है, पता है मुझे। कई बच्चों का ऐसा रहता है कि हम लोगों को पीडीएफ से लर्न बेटर तरीके से होता है, तो कोई इशू नहीं है। आप पीडीएफ भी ले सकते हो आसानी से, और अपना ये नंबर है, आप आराम से उस पर कॉल करो, पीडीएफ लो, जानकारी लो, और अपना नोट्स वगैरह बनाने की आसानी हो जाती है उससे। ठीक है। बाकी ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, बहुत जरूरी है ज्वाइन करना, बिकॉज टेलीग्राम चैनल से ही आपको फायदा मिलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी आपको। ठीक है। तो आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट 6 आर्टिकल्स हैं, क्योंकि अभी एएसआई के रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एएसआई क्या है वो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बेहद जरूरी है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से हमारे लोगों को एंटर करने से मना कर दिया था, वो जो एशियन गेम्स हुए हैं उसमें। यूएनजीए में क्वाड की मीटिंग, ये अगेन प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, ये भी प्रीलिम्स के लिए बेहद जरूरी है। और मीडिएशन, मध्यस्थता अधिनियम, सारे ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। इसमें से मेंस के लिए कम, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एएसआई है उसने यहाँ पर काफी सारे प्रोटेक्शन के मामलों में चेंजेस करे हैं। अब एएसआई पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि है क्या। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और ये आजादी से पहले की बनी है। कल को क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आजादी से पहले की इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? लगाएंगे एएसआई। ठीक है। अब ये एएसआई क्या है, देखो एएसआई, मैं पहले तो एएसआई के बारे में समझा रही हूँ, फिर एक्ट के ऊपर आऊंगी मैं। अभी एक्ट नहीं समझा रही हूँ, ठीक है, पहले मैं एएसआई बता रही हूँ। एएसआई असल में जो है, आप अपने नोट्स में, आप नोट्स बनाने का पूछ रहे थे ना कई बच्चे, लिखो अपने नोट्स में एएसआई लिखो। जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आप में से बहुत बच्चों ने एएसआई के बारे में जरूर सुना होगा, नहीं भी सुना तब भी कोई बात नहीं। एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स निकालो, जहाँ पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पे लिखो इसको। लिखो मेरे साथ, एएसआई दिल्ली में हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। फाउंड करने वाले पर्सन का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वो पर्सनालिटी है जिसने एएसआई को, क्योंकि इनको बहुत इंटरेस्ट था भारत के हिस्ट्री और कल्चर में, बड़ा जानना था कि भाई क्या दिखती है कल्चर, क्योंकि जब तक इन्होंने फाइंड नहीं करवाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दुनिया यही माने बैठी थी कि मेसोपोटामियन, सुमेरियन, ये कल्चर सबसे पुराने हैं। बाकी लोग मानते ही नहीं थे कि भाई इंडस वैली भी एग्जिस्ट करता है। ये तो बनाया गया, माना गया 1861 में। चलो भला हो इस व्यक्ति का जिसने ये सब चीजें स्टार्ट करवाई। ठीक है, रिसर्च तो इसने भी कर दी थी शुरू आईवीसी की, लेकिन आईवीसी की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है, ये जान नहीं पाया था। ये जानने वाले आगे चल के एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनने वाले जॉन मार्शल थे। ये भी भला व्यक्ति बता गया सारी चीजें। फिर इन्होंने भारत के एक व्यक्ति को भेजा था जिनका नाम था डीआर साहनी, दयाराम साहनी। इन्होंने आगे चल के हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में कि भाई ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। समझे स्टोरी को, समझ गए ना बात को, ऐसे हुआ था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का क्रेडिट किसको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने आईवीसी को खोज तो निकाला था लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस नहीं जान पाए थे, इंपॉर्टेंस नहीं जान पाए थे, तो वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन किसके समय में पता लगा आईवीसी के बारे में? वो है जॉन मार्शल। ठीक है, तो समझ गए। एएसआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है भाई, बड़े जरूरी है ये बातें, इसको भूलना नहीं है। ठीक है ना। तो रिसर्च वगैरह करनी इन्होंने शुरू करी, अच्छे तरीके से कोशिश करी कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो अब एएसआई ने यहाँ पर अपना एक्ट्स बनाए हुए हैं। तो एक्ट का एक्चुअली में जो नाम है, जो सबसे पहला एक्ट चलता आ रहा है
वो AMASR के नाम से है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958, जो कि ये बताएगा, ASI इस पूरे को देखती है, जो कि हमारे भारत की सारी मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्व करना, पुराने मॉन्यूमेंट्स को, उन स्मारक से जुड़ी हुई सारी चीजों को देखना कि उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, अगर कल को चेंजेस करते हैं तो क्या होंगे, मतलब हर चीज उससे जुड़ी हुई ये एक्ट के तहत जज की जाती है। इसी में देखा जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी आर्कियोलॉजिकल चीज जो होती है उसको कैसे आगे जज करना है, उसमें क्या, उसमें कितने का फाइन लगेगा, उसमें आसपास कितने एरिया में आप माइनिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या आप उसके आसपास कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो हर चीज इस एक्ट के तहत, मतलब कि इंडिया में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो एक एक्ट चल रहा है, दैट इज दिस एक्ट। ये पूरा एक एक्ट है जो कि बड़े लेवल पे जज करता है इसको, समझ गए बात को। एपेक्स एक्ट है ये। तो इस एक्ट ने ये बोला हुआ है कि 100 मीटर के दायरे में जो भी उस एरिया का है, ठीक है, कंट्रोल्ड एरिया 200 मीटर और 100 मीटर के बीच में रहेगा, प्रोटेक्टेड एरिया कहलाएगा वो। उस रीजन के आसपास हम कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह नहीं कर सकते। तो अब पार्लियामेंट ने इसमें थोड़ा सा चेंज करा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्लियामेंट की पैनल ने इसके ऊपर बात करी है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो संरक्षण यहाँ पे कर रखा है 100 मीटर और 200-300 मीटर का, उसमें स्थानीय लोगों को इन विरासत संरचनाओं के विरुद्ध जो है यहाँ पे खड़ा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रहने वाले जो भी लोकल पीपल है उनके लिए वहां पे मरम्मत के, कंस्ट्रक्शन के जो कार्य होते हैं वो मुश्किल पड़ रहे हैं। तो वहां पे लोगों ने इस चीज की अपील करी है और बोला है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाओ, ठीक है, उसकी रेलिवेंस को देखते हुए करो, सभी के लिए सेम जो है रूल मत निकाल दो, थोड़ा सा इसके ऊपर एक जो है प्रॉपर तरीके से एक रूल बनाओ, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। तो चलो बढ़िया सी बात है, ये वही बता रही थी मैं आपको कि ऐसा एक एक्ट लेकर के आया गया है। ये पूरा एक्ट याद रखिएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इन एक्ट्स को देखने के लिए यहाँ पर नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी भी बनाई गई है, जो कि पूरा देखती है कि कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ तक क्या चीजें चल रही है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपको बताना चाह रही थी। क्लियर है ना, डिफिकल्टी तो नहीं आई इसके अंदर, याद हो जाएगा। अच्छा, ये भी अगर पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द है, ये दिया किसने था, तो इसका आंसर भी क्या होगा, जॉन मार्शल ही होगा, जो आपने अभी मैंने बताया था आपको जॉन मार्शल के बारे में। उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था इंडिया की हिस्ट्री जानने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चाइना ने अभी हाल फिलहाल में, चाइना ने यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश से जाने वाले कुछ एथलीट्स और उनके कोच, उनको आने से मना कर दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर अभी यहाँ पर जो है एक पूरा, आप कह लो कि चाइना में अभी वो हो रहा है ना, एक गेम्स की एक्टिविटीज हो रही है। उस गेम की एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट करा है। इवन चाइना ने अपने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टैपल्ड वीजा भी दे दिया है। स्टैपल्ड वीजा में मैं बताऊंगी क्या होता है। तो चाइना के बारे में याद रखना, अभी कल के आर्टिकल में मैंने इंडिया और कनाडा के रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो बताया था। आज हम इंडिया और चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये जो बैन करा है इन सब चीजों को लेकर के इंडिया के प्लेयर्स को। तो ये सब जो छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं याद रखिएगा। एशियन गेम्स चाइना में हो रहे हैं। चाइना का रीजन है यहाँ पे, शायद मैंने लिखना भूल गई, यहाँ पे रीजन का नाम है हैंगजू, ठीक है। क्योंकि एशियन यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, चाइना ने यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश के वहां पे लोगों को आने से मना कर दिया। तो ये एक बड़ी न्यूज चल रही है, पढ़ेंगे इसको। चाइना जो है एक तो स्टैपल्ड और एक स्टैम्प्ड वीजा इस तरीके से दे रहा है। इंडिया इसको मानता नहीं है, स्टैपल्ड वीजा को स्टैपल लगा के वीजा दे देना। चाइना ऐसा कहता है कि भाई कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही पार्ट है, मतलब चाइना के मैं स्पेक्स बता रही हूँ। चाइना का अपनी एक सोच है ना, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में पहले भी बताया, चाइना ने अपना मैप भी रिलीज किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया। उन्होंने बोला कि तिब्बत का ही पार्ट है। अब हाँ, हालांकि हमने उस मैप को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, बट स्टिल चाइना ने इस मैप को दिखाया था। बहुत सारी कंट्रीज ने और भी रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने रिजेक्ट करा है। तो इस तरीके से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चाइना तो ये कहता है कि भाई हमारी एक पाम और 5 फिंगर की पॉलिसी है। पाम तो हमारा तिब्बत है जो हम हथिया चुके हैं, 5 फिंगर में वो हमारा लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल और साथ ही साथ 2 रीजन और नेपाल और भूटान को क्लेम करता है। वो कहते हैं कि भाई ये सारे रीजन हमारे हैं और इन रीजन्स पे कंट्रोल हमें करना होगा, हमें इसको लिबरेट कराना होगा। लिबरेट का मतलब होता है आजाद दिलाना होगा।
ठीक है, तो ये सब जो है छोटी मोटी न्यूज आपको पता होनी चाहिए। वैसे छोटी मोटी तो नहीं कहूंगी, चाइना इसके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती से पेश आता है हर चीज में। क्लैशेस करना बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन है मैकमोहन, जो आप सभी लोग जानते हैं, चाइना उसको मानता ही नहीं है। चाइना ऐसा कहता है कि हमारे साथ तो हुआ ही नहीं था, ये तिब्बत के साथ हुआ था। और तिब्बत तो क्या है, तिब्बत तो हमारा पार्ट हो चुका है, तो उस समय हमारे साथ तो कुछ मीटिंग ही नहीं हुई थी ना ऐसी। तो वो इस चीज को मानने से साफ साफ मना कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाले अग्रीमेंट को भी याद रखिएगा। शिमला अग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ये चीज थी, लेकिन चाइना ने मानने से मना कर दिया। चाइना ने कभी नहीं माना अरुणाचल प्रदेश को, वो तो अपना पार्ट पार्ट पता नहीं क्या ही ये मान के चलते हैं इस चीज को। 1962 में वॉर हुआ, तब भी ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहीं से शुरू हुआ था वॉर भी। अरुणाचल प्रदेश के तावांग से ही शुरू हुआ था, हमारा है रीजन, पर फिर भी वो यहाँ पर बोलते हैं इस चीज को। इवन चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगह के नाम बदल दिए अपनी मर्जी से, मतलब बहुत ही बढ़िया, अपनी मर्जी से कहीं के भी नाम बदल दिए। तो अभी यहाँ पर जो चल रही है एशियन गेम्स, होनी तो पहले से थी एशियन गेम्स, कोविड की वजह से वो डिले होती गई। तो 12,000 एथलीट्स आए हैं, 40 से ज्यादा स्पोर्ट है, 45 से ज्यादा नेशन आ रहे हैं, जो कि होंगजू में हो रही है चाइना के, जिसमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो चाइना ने जब ये बैन कर दिया एंट्री, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने यहाँ पे जाने से मना कर दिया, अनुराग ठाकुर है जो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उनके पास पूरी तरीके से जो हमारे एथलीट्स थे, 3 प्लेयर्स हैं, नईमान वांगसू, ओनीलू तेगा और निपुंग नामगू। ये पर्सन जो है उनके पास प्रॉपर एंट्री के कार्ड्स हैं, हर चीज है, लेकिन फिर भी उनको एंट्री यहाँ पे नहीं दी है। चाइना का ये ट्रीटमेंट से हमारे लोग भी बहुत सरप्राइज्ड हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके ऊपर। काफी सारे लोगों ने, हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे काफी सारे लोगों ने बोला है कि टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन है। क्या है ये? टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज जो है वो फेस नहीं होनी चाहिए, तो ये इशू रेज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल देखेंगे। क्वाड मीटर्स मीटिंग हुई है अभी यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्वाड आपको पता है, क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 कंट्रीज। कौन से 4 कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसमें हम यूएन की चार्टर के अकॉर्डिंग ही सारा काम करने वाले, लेकिन हम अपने हिसाब से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करेंगे। तो क्वाड यहाँ पर अपनी हर साल एक एक्सरसाइज भी करता है जिसका नाम है मालाबार। क्लियर है? तो इस तरीके से जॉइंट मीटिंग में स्टेटमेंट में डिस्कस की गई है, जिसमें ये बोला है इन लोगों ने कि हम सभी लोग मिलकर क्या करने वाले हैं, हम सभी लोग यहाँ पर फ्री और ओपन तरीके से सारी चीजों को कमिटमेंट देने वाले हैं। तो फ्री और ओपन का ये मतलब है कि भाई वहां पे किसी और कंट्री का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना का क्या होता है कि चाइना बहुत से रीजन में कुछ ना कुछ वहां पे कंट्री का अपना ऑक्यूपेशन करना, ये सब चीजें कर देती है। तो चाइना यहाँ पर इनिशिएटिव्स लेती है, टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। जैसे सब कंट्रीज मिलकर के नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च हुआ, तब उसके ऊपर बोला, है ना। ब्लैक सी ग्रेन का इनिशिएटिव हुआ रशिया यूक्रेन के लिए, तब बोला। तो ये सारी कंट्रीज नई नई चीजों के ऊपर अपने अपने पॉइंट्स को रखती है, और ये बताती है कि देश में उस चीजों को लेकर के हमें क्या क्या जो है रिफॉर्म्स या चेंजेस करने चाहिए। उसे हम कहते हैं यहाँ पर क्वाड। तो ये क्वाड के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत में भी चल रहे हैं, उसे हम SDG@17 करके कहते हैं, जो कि नीति आयोग भारत में संभालती है। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ये सब चीजें जो है यहाँ पर सेटअप की गई। ठीक है भाई, और इन्होंने ये सब किया है आसियान में हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लॉ और एनर्जी में, क्लाइमेट चेंज में। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, मैरीटाइम रूल्स बनाना, एक्सरसाइज कंडक्ट करना, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके, और एटलीस्ट चाइना के इन्फ्लुएंस के लिए हमारे पास कुछ ग्रुपिंग तो तैयार हो। तो क्वाड करके कर ली, अब कल को क्वाड में कोई और भी ऐड हो सकती है, G20 अभी हुआ है। तो बेसिकली ये सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए इस पूरे एक को स्टार्ट किया गया है। अगला है यूएस बैक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर पाइपलाइंस, केबल लाइंस वगैरह सारी चीजों के, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने इस चीज को प्रेजेंट किया है यहाँ पे, जिसमें इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप को कनेक्ट करेंगे, जो हम इंडिया स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें हम बहुत सारे रेल नेटवर्क्स, पाइपलाइंस, डेटा केबल्स को सेटअप करने वाले हैं।
ठीक है, G20 की मीटिंग में बताया था ना, लेकिन सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इस चीज का वो यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यूएस के बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब यूएस से सारा कुछ आएगा, यूएस की अप्रोच से कनेक्ट होगा, चाहे भले ही इनिशिएटिव ये इंडिया का होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी ऑफ किसका, यूएस का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अभी यूएस यहाँ पर इस चीज के लिए बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर उनके फ्रेंड्स और अलाइज के साथ वेस्ट एशिया के पूरे रीजन में इस पूरे को यहाँ पर जो है वो अंजाम देने वाले हैं पूरे एक इनिशिएटिव को, और पोटेंशियल इसका ज्यादा बेटर करेंगे जब अग्रीमेंट्स और ज्यादा साइन किए जाएंगे। इसमें अग्रीमेंट्स के ऊपर भी काफी बात हो रही है कि अग्रीमेंट्स इसमें साइन किए जाएंगे, चाहे वो यूएई और इसराइल के रिलेशन को बेटर करने के लिए हो। ठीक है भाई, इसमें भी और काफी सारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, I2U2 बनाया गया था। I2U2 क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, वो भी यहाँ पे सेटअप किया गया इसी पर्पस के लिए। तो ये सारी बातें हैं इसके अंदर, इंडिया का भी रोल इसके अंदर रहेगा। जो कई जगह पे यूएस का इन्फ्लुएंस नहीं है, वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे जाएगा। और चाइना भी यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के निकल के आया है, साथ ही इन्वेस्टर भी निकल के आया है, थोड़ा सा उस चीज के लिए भी हम लोगों को ये एक पीस मेकर के रूप में काम करने की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ये है कि जैसे चाइना ने अपना BRI इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिनको नहीं पता वो जरूर पढ़ लें इस इनिशिएटिव के बारे में, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भी आपसे इस इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा सकता है। तो यूएस और चाइना का कंपटीशन जो है, अगर इंडिया उसके लिए यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रिलीज कर सकता है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा वेस्ट एशिया के रीजन में बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया की साइज, इकोनॉमी, हेरिटेज काफी सारी है, इन्वेस्टमेंट काफी सारा है, जियो पॉलिटिक्स में काफी अच्छा से निकल के आ सकता है। ठीक है भाई, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट भी है, जो कि इंडिया को रशिया और वाया ईरान और सेंट्रल एशिया से लिंक करते हुए जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों में यहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो आगे चल के जो यूएस का कांग्रेस है या फिर लोअर हाउस है, वहां पे इम्पीचमेंट फेस कर सकते हैं। अपने यहाँ पे इम्पीचमेंट का थोड़ा सा अलग सेंस होता है, वहां पे थोड़ा अलग है, वो मैं समझा देती हूँ यहाँ पर आपको। यूएस में इम्पीचमेंट, हमारे यहाँ पे भी इम्पीचमेंट होती है, हमारे लिए आर्टिकल नंबर 61 डेडिकेटेड है। यहाँ तक आज तक कभी भी किसी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट इंडिया में नहीं की गई है। यूएस में आपको पता है, जैसे अपने यहाँ पर लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा है, ये लोअर हाउस है और ये अपर हाउस है। ऐसे ही यूएसए में भी सीनेट है और एक कांग्रेस है। सीनेट में यहाँ पर हर स्टेट से, जो भी यूएसए की 56 स्टेट्स है, 52 है, उनमें से हर जगह से 2 सीनेटर्स आएंगे। डजेंट मैटर उस एरिया का, उस जगह का क्या एरिया है, क्या पॉपुलेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक जगह से 2 सीनेटर्स आएंगे। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो होगा उसमें पॉपुलेशन के बेस पे इलेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी अगर मेंबर को यहाँ पर ये लगता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कि किसी भी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ट्रिजन, देशद्रोह किया है, रिश्वतखोरी ली है, अपराधों किया है, तो उसको महाभियोग जो है इम्पीचमेंट यहाँ पे कर सकते हैं एक्विजिशन के साथ। जैसे अपने इंडिया में होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने इंडिया में बोला जाता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वैसे ही वहां पे भी होता है 51% की यहाँ पर पूरा ट्रायल चला जाता है, जिसके अंदर सीजीआई भी होते हैं। हमारे यहाँ सीजीआई का रोल नहीं होता, उनके वहाँ सीजीआई का रोल भी होता है। ठीक है, और अब प्रेसिडेंट अपने पूरे इसको चूज, अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी को भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। ठीक है, और वहां पे अगर सीनेट के अंदर 67%, 2/3 वोट मिल जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को वहां पे हटाया जा सकता है, और बचा कुचा जो उनका टर्म होता है वहां के वाइस प्रेसिडेंट पूरा करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में आर्टिकल नंबर 61 में लिखा है कि दोनों में से किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, वेदर इट्स लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हम कभी भी जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी हाउस में इस प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर कभी भी एलिगेशंस ऐसे लगते हैं तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है पहले प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस समय अटॉर्नी जनरल या किसी और से भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। और इम्पीचमेंट जो है पहले एक हाउस में गई, मान लो लोकसभा में गई, जा सकती है राज्यसभा में भी, मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। लोकसभा में गई और फिर ये वहां पर उस टाइम पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और देखा जाएगा कि क्या क्या प्रेसिडेंट को क्या किया है, उनको हटाने की जरूरत है या क्या है। फिर उसके बाद 14 डेज का नोटिस साइड बाय साइड दे दिया जाएगा, और उसके बाद फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी, और दोनों हाउसेस में सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। दैट मीन्स स्पेशल मेजोरिटी से पास होना कंपलसरी है।
दोनों हाउसेज में इट इज कंपल्सरी टू पास बाय स्पेशल मेजोरिटी, इट इज कंपल्सरी, ठीक है। और फिर जाके प्रेसिडेंट को वहां से हटाया जा सकता है, और उसके बाद फिर 6 महीने तक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। और जबकि यूएसए में क्या है कि बचा कुचा पूरा टेन्योर ही वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं। समझे भाई? चलो, क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में इसके ऊपर कंपेयर करने के ऊपर, तो कंपैरिजन में याद रखना है, ये पूरा लिख लेना। अगला आता है भाई यहाँ पर मीडिएशन एक्ट, मध्यस्थता एक्ट होता है, जिसके अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन भी मिल गई है, ये पूरा आ गया यहाँ पर। जिसके अंदर स्पेशली क्या किया जाएगा, कोर्ट्स एंड जो पूरे यहाँ पे जितने भी कोर्ट वगैरह होंगे, इसमें एक मीडिएशन काउंसिल बनाई जाएगी, जो कि लोगों के बीच में मीडिएटर्स की तरह काम करके लोगों को यहाँ पर एक कोर्ट के बाहर सुलह करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 180 दिनों का यहाँ पर आप मीडिएशन सेशन जब भी रखते हो, उसके तहत आपको 180 दिन के भीतर भीतर इसको कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज वो केस फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड का केस है, एनवायरमेंट का है, एनजीटी से आता है, तो उस केस में नहीं जाएगा। बाकी अगर कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी केस है या मैरिज डिवोर्स के केसेस हैं, रियल एस्टेट का केस है, उसमें मीडिएशन काउंसिल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये पूरा एक एक्ट है, जिसके अंदर क्या होगा ना कि जो गलत केसेस होते हैं पहले तो उनकी पहचान हो जाएगी, और ऊपर से हमारी जुडिशरी पर लोड भी कम पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें मीडिएशन की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, गोपनीयता बना के रखनी है, तो हर जगह पे पूरा मुकदमा नहीं चला जाएगा, मतलब पूरा ढिंडोरा नहीं पीट जाएगा कि भाई ऐसा मुकदमा चल रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मीडिएशन करना, ताकि बैलेंस हो जाए, दोनों पार्टी एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट को समझे, ना कि सीधा कोर्ट जाकर के अपनी गुस्से में चाहिए चीजों को बिगाड़ना शुरू कर दे, और उसको समझे की समझने की कोशिश करें, तो वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे को स्टार्ट किया गया है, ठीक है भाई। आज के क्वेश्चंस देख लोगे भाई, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी है यहाँ पर, जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी के बारे में यहाँ पे क्या गलत इन्फॉर्मेशन है। तो जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी यहाँ पे ये कह रही है भाई, उसने यहाँ पर पूरी प्रिजन के ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने को ये बताया है कि इंडिया में लेस देन 40% प्रिजन है जिनके पास सैनिटरी नैपकिन फीमेल को दिए जाते हैं, तो क्योंकि बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं ये, ठीक है, लेस देन 40% ही जगह पे दिए जाते हैं। फीमेल के लिए अलग से होना, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करना, हेल्थ नीड्स का ध्यान रखना वहां पर, ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ये बताया इन्होंने। अमिताभ रॉय कमेटी प्रिजन रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि फीमेल की कैटेगरी को जो है चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, मेल के मुकाबले ज्यादा एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि उनको अलग से फैसिलिटीज जो वुमेन को मिलनी चाहिए, सिर्फ 18% ही जगह है यहाँ पर उनको जो मिली है। साथ ही साथ 75% ऐसी फीमेल वार्ड्स हैं जो कि मेल वार्ड के साथ किचन और कॉमन फैसिलिटीज को भी शेयर करती हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। ये अमिताभ रॉय कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, ये वाली शीट आप पढ़ोगे, आप अपने नोट्स में क्या लिखोगे, अमिताभ रॉय कमेटी किससे जुड़ी हुई, प्रिजन रिफॉर्म्स, क्या क्या इन्होंने बेसिक बेसिक बातें कही हैं, यहाँ से आपको रीड करके लर्न करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको लिखो उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि एग्जाम में या तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि अमिताभ रॉय कमेटी किससे जुड़ी हुई है, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। समझे भाई? अगला आता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, जो अभी साइन की गई है उसके बारे में है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट के ऊपर आती है, जो कि यहाँ पर जो भी स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी राजनीतिक घोषणा जो सरकारों के मध्य संवाद करने की वजह से विकसित होकर के निकल के आई है, इसमें इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया ने किया होता तो मैंने जरूर इसको कवर किया होता, अभी तक इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। और इसमें ये बोला गया है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम कर दी, डिफॉरेस्टेशन जो है वो यहाँ पे हटा दी जाएगी, मतलब कम कर दी जाएगी, प्रॉपर तो नहीं हटा सकते, 2030 तक आते आते इसको एंड कर दिया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई जबरदस्ती या बहुत जबरदस्त रूप से करना। तो बहुत बड़े एरिया पे वनों की कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उसको यहाँ पे खत्म करने की बात की गई है, ठीक है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। आज आपको यहाँ पे ये लिखना है कि अभी बिजनेस की जो फर्म्स हैं वो मेट्रो कैंपस से हट करके स्मॉलर टाउन्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसके पीछे एनालिसिस आपको एक मेंस आंसर के रूप में तैयार करना है कि व्हाई देयर इज अ शिफ्ट जो है बिजनेस फर्म्स का, यहाँ पर बिजनेस फर्म्स शिफ्ट होती जा रही हैं टू स्मॉल टाउन्स, ठीक है। स्मॉल टाउन जो छोटे छोटे शहर हैं उसकी तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, यहाँ पे बजट और बजट फ्रेंडली चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाती है। जो टेक जाइंट्स जितने भी बड़े बड़े हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे इन्फोसिस है, उन्होंने भी जो है काफी सारी जगह पे और जगह पे टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए वहां पे शिफ्ट करना। जैसे पहले क्या था, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली जैसी कंपनी जगह पे खोल दो, लेकिन टीयर 2 जहाँ पे है वहां पे भी टैलेंट को लिए, गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए
ओपन अप करना शुरू कर दे। तो उसी के ऊपर आपको एक पूरा तैयार करना है कि मेट्रो कैंपस वहां से क्यों शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है भाई, कंप्लीट कीजिएगा इन सब चीजों को। ये सब है, और कमेंट करके बताइएगा आपको किस चीज पे और नेक्स्ट वीडियो चाहिए, बिल्कुल अवेलेबल कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।